औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 मैट्रिक वाले जो है हमारे पास फिजिक्स न्यू बुक जो आई है फेडरल बोर्ड की 2025 लेटेस्ट सिलेबस, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं दो वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर की जो है ना हम लोगों ने जो है ना फुल एक्सप्लेन कर दिया। उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग। हमारे चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हो, एक वीडियो के अंदर 10.1 है और बाकी दूसरी जो वीडियो उसके अंदर सारे बाकी जो टॉपिक्स हैं वो करा दिए। तो आज का जो एम है वो ये है कि एक्सरसाइज करनी है पूरी। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और इसकी जितनी भी हमारे पास एक्सरसाइज है वो सब आज हम लोगों ने सॉल्व करनी है। जिसके अंदर देख लो काफ़ी चीज़ें हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है एंड लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन आसान है, पहले बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो डर गया। अब बात यह है कि पढ़ाई करनी है बड़े मौज से, चिल करके, सीरियस होके। ना मेरे से पढ़ाया जाता है ना तुम लोगों से पढ़ा जाता है, मुझे पता है तुम लोगों का। तो मौज मस्ती से पढ़ते हैं, कानों में हेडफोन लगा लो, बैठ जाओ और आराम से सुनना शुरू कर दो। तुम लोगों का काम ये है कि खाली एक रजिस्टर लेके रख लो और उस पर नोट कर लो, और बाकी कानों में हेडफोन लगाओ, मौज मस्ती भी होगी और फुल हमारे पास पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। एंड जिसने हमारी अकेडमी ज्वाइन करनी है, बहुत से स्टूडेंट्स अकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड रोज़ाना की क्लासेस होती हैं, रोज़ाना की कॉन्सेप्ट्स क्लियर, वीकली क्विज़ेस, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन, दैट्स वेरी गुड थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है, तो आप लोग हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको नहीं पता किधर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 0319 पे, एंड 455 है। और इंटरनेशनली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं +319 8081 455। 9 भी आता है, 92319 ठीक है। तो आप लोगों को शुरू में दिख गया होगा नंबर, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लो। और ये आप लोगों का नंबर है जिसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर, और कॉल भी कर सकते हो इसी नंबर के ऊपर, अपने पेरेंट्स से बात भी करा सकते हो। वेरी गुड एकेडमी फॉर योर एकेडमिक्स। अब घर बैठे जूम बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिससे लेक्चर मिस हो जाए उससे क्या है कि आप लोगों को लेक्चर मिल भी जाता है, तो इशू है ही नहीं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज में देखो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें से मुराद है बहुत सी चीज़ें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास, इसके अंदर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक एक करके चलते हैं। पहला है, व्हाई इज वाटर यूज इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज अ कूलेंट। पानी क्यों यूज होता है? वाई पानी ओनली? पानी क्यों यूज होता है हमारे पास रेडिएटर्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर डाला जाता है, पानी डाला जाता है ताकि वो ठंडी रहे। उसकी वजह यह है कि पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट है, यानी कि पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी स्टोर कर सकता है। कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी एफिशिएंट हो कि अपने अंदर हीट एनर्जी स्टोर कर सके। पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर हीट स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से ये यूज़ होता है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हीट होती है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता इंजन्स का। तो ये हमारे पास एज अ कूलेंट एक्ट करता है, अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन? कंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन वहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बिल्कुल साथ एक साथ चीज़ें पड़ी हो तब कॉन्टैक्ट में जो चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ लिखी है, मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। तो मेटल स्पून जो है देखो बॉइलिंग पानी के अंदर रखी हुई है ना, तभी वो गर्म हो रही है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बॉइलिंग वाटर के साथ। तो इसीलिए ये हमारे पास कंडक्शन की एग्जाम्पल है। देन हमारे पास है, विच कम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड्स वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। कि आप लोग अपने हाथ आग के करीब रखते हो, बड़े मज़े से रखते हो। अभी तो गर्मियाँ, दिल भी नहीं करता, आग को सोचने का भी दिल नहीं करता, लेकिन सर्दियों के अंदर रखते हो, बस सोचो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है। तो वो क्या है जो आप लोग अपने हाथ करीब रख रहे हो आग के? वो क्या है? वो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन है। रेडिएशन उसकी, हम लोग की आग की रेडिएशन आ रही है, नहीं कि हम लोगों ने आग के ऊपर हाथ रख दिए, वो रेडिएशन उसकी आ रही है, सही है। और कन्वेक्शन क्या है कि हमारे पास हॉट एयर जो है ना हमारे हाथ की तरफ आ रही होती है। तो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सिंबल एंड यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हीट कैपेसिटी का हमारे पास जो यूनिट होता है वो जूल्स पर कूलम होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास करेक्ट यूनिट है। सेल्सियस, सॉरी कूलम बोल गया मैं। तो जूल्स पर सेल्सियस होता है, यानी कि कितना टेम्परेचर आप लोग मेजर कर रहे हो, तो जूल्स पर सेल्सियस होता है। यही वहाँ पर यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जिसको हम लोग जूल्स पर केजी पर केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। केल्विन भी हमारे पास जो यूनिट है वो टेम्परेचर का ही होता है। और यहाँ पर सेल्सियस हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि माइनस हो गया, क्योंकि वो ऊपर आ जाता है सेल्सियस हमारे पास। जूल्स इस तरह लिखा होता है और ऊपर सेल्सियस आ जाता है।
नीचे होता है +1 में, ऊपर आके क्या हो जाता है -1 हो जाता है। ठीक है, तो जूल्स पर सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर है। If the same amount of heat energy is supplied to equal masses of water and copper, why does the temperature of copper increase faster? कहता है जो अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं, दो इक्वल मैसेज है, पानी भी समझो 5 किलो, कॉपर भी 5 किलो, उनको सेम एनर्जी दे रहे हैं, समझो 30 जूल दे रहे हैं दोनों में, तो टेम्परेचर कॉपर का जल्दी क्यों बढ़ता है, पानी का क्यों नहीं बढ़ता? देखो पानी को तो दे दो, उबलते रहते हैं तो हम जाके उबलना शुरू होता है। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह यह है कि कॉपर की लोअर हीट कैपेसिटी है। लोअर हीट कैपेसिटी का मतलब जल्दी से गर्म भी हो जाता है। ठीक है, पानी की हाई हीट कैपेसिटी, वो ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है पानी के साथ, जिसकी वजह से दुनिया में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दैट्स वेरी गुड थिंग बहुत सी काम की जगहों पर। द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस इन फ्लूइड्स इज, जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट होती है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लूइड्स के अंदर, कि उनकी डेंसिटी अलहदा है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे पास डेंसिटी होती है पी, उसका क्या यूनिट, पी इज इक्वल टू एम बाई वी। ठीक है, यानी कि कितने टाइटली पैक्ड हैं उनके मॉलिक्यूल्स, करीब करीब हैं दूर दूर हैं। ठीक है, इसको डेंसिटी कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफर हीट होती है डेंसिटी डिफरेंसेस के वजह से फ्लूइड्स के दरमियान, यानी कि जो फ्लूइड्स होते हैं उनके दरमियान ये जो डेंसिटी के डिफरेंस होते हैं, ये किसकी वजह से? कन्वेक्शन की वजह से होती है। फ्लूइड्स के अंदर यानी कि लिक्विड हो गए, गैसेज हो गए, जब हमारे पास हीटेड रीजन्स जो होते हैं, जिन जगह पे हीट होती है, वो लेस डेंस होते हैं, यानी कि वो डेंसिटी में कम होते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। यानी कि समझो ये गर्म जगह है, अब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से ठंडे वाले फिर नीचे आ जाते हैं। कन्वेक्शन occurs in fluids, liquids and gases when heated regions become less dense and rise while cooler, denser regions sink, creating a current that transfers heat। इसी तरह से होता है। अभी समझो ना हमारे पास ये पॉट पड़ा है, इसके नीचे आग लगी हुई है यूं, जो इसके अभी यहाँ पर करीब करीब मॉलिक्यूल गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ये गर्म होकर नेक्स्ट टाइम आएगा ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से ठंडे फिर इसकी जगह पर आ जाएंगे। इसी तरह से हीट होती रहती है, फिर ये नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे आएंगे, इसी तरह से वो हीट होता रहता है। इसको हम लोग कहते होते हैं कन्वेक्शन। कि फ्लूइड्स के अंदर क्या होती है? कन्वेक्शन होती है। Which of the following statements best explain why the Earth experiences more heat from the sun than the moon, despite being almost the same distance away? कहता है क्या वजह है कि हमारे पास अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट लेती है सन से, जबकि मून इतना नहीं लेता, और जबकि दोनों तकरीबन सेम ही डिस्टेंस पे हैं। मून अर्थ क्या कहते हैं, सूरज से दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, अर्थ भी और मून भी। तो अर्थ इतनी गर्म क्यों होती है, अर्थ ज़्यादा हीट क्यों लेती है? इसकी वजह यह है द अर्थ हैज़ ग्रीन हाउस गैसेज। जो हमारे पास अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो हीट को ट्रैप कर लेती है। समझो हीट आई है, अब अर्थ उसको भगाती है कि भाई भाग जाए, यानी कि आई नीचे की तरफ आई और अर्थ कहती है दोबारा वापस चली जाए। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है जुकाम बड़ा गंदा लगा हुआ यार। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, अब ये तो सूरज की रे आई, अब अर्थ दोबारा इसको बाउंस बैक करती है, लेकिन दरमियान में जो है ना हमारे पास अर्थ के अंदर ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं डिफरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती हैं, इनके मॉलिक्यूल अपना हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास अर्थ ज़्यादा गर्म है। और यही फ़ायदा है, अगर इस तरह ना हो, अगर ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो उसका नुकसान भी हमें ही है। इसका नुकसान ये है कि फिर रात के टाइम इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जितना मून पे होता है, तकरीबन -196 के करीब चला जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। मून पे ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, वहाँ पर रात बहुत ठंडी होती है। अर्थ पे इसी वजह से ठंडी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कुदरत है ना भाई, कुदरत देखो। फिर डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर और ऑफ रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। क्या था जो डल ब्लैक कलर होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। जो काला रंग होता है वो ज़्यादा रेडिएशन को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। बेस्ट रेडिएटर कौन है, यानी अपने अंदर हीट जो है ना कौन अच्छे से जो है ना ले सकता है। हमारे पास डल, ये कौन सा MCQ नंबर 8 है? अच्छा, ये खुद ही बोल रहा है फिर भी बता भी रहा है डल ब्लैक कलर, ये तो डल ब्लैक कलर ही सरफेस, यानी इसका यही आंसर होगा, डल ब्लैक सरफेस ही होगा। एक कोई अजीब सा MCQ उन्होंने दे दिया, इसकी तो की नहीं मान रही। विच इज द फॉलोइंग द बेस्ट रेडिएटर, डल ब्लैक सरफेस ही बेस्ट रेडिएटर भी है, बेस्ट एब्जॉर्बर भी और बेस्ट रेडिएटर भी है थर्मल रेडिएशन की, यानी कि हीट जल्दी से एब्जॉर्ब भी करता है और जल्दी से निकालता भी है। ठीक है, रेडिएटर का मतलब होता है निकालना, अच्छे से हीट निकालता भी है और हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब भी अच्छे से करता है। सही MCQ है, मैंने ऐसे ही बोल दिया बेचारे को।
अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है, हाउ डज द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये किस तरह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को इनहेंस करता है, किस तरह से आखिर ये इसकी काम होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में ना बड़ा मसला है, ये अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे पास दुनिया के अंदर जो है ना टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। हम लोग बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसके अंदर। व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करती हैं, ज़लज़ले आते हैं ये वो, तो इसके पीछे हमारे पास बहुत बड़ी वजह है मेंटल कन्वेक्शन करंट्स। मेंटल हमारे पास अर्थ के अंदर एक बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको मेंटल कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो सेमी फ्लूइड मेंटल के अंदर होते हैं, यानी कि हीट जो होती है हमारी अर्थ की कोर के अंदर हीट है बहुत ज़्यादा। ये जो करंट्स है ये पुश और पुल करते हैं टेक्टोनिक प्लेट को, या खींचते हैं या ऊपर करते रहते हैं स्लोली ओवर द एस्थीनोस्फेयर काजिंग प्लेट मूवमेंट्स, जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। बस ये याद रखो कि ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये हमारे पास सेमी फ्लूइड मेंटल के अंदर होते हैं, और ये हमारे पास क्या करते हैं, अर्थ की कोर के अंदर से जो हीट आ रही है उसकी वजह से ये हिलते रहते हैं, और ये फिर टेक्टोनिक प्लेट्स इसकी इसी के ऊपर होती हैं, तो उसको पुश एंड पुल करते रहते हैं आराम आराम से। Which layer of the earth is composed of partially molten rock that can flow slowly? एस्थिनोस्फेयर हमारे पास अर्थ की वो हमारे पास लेयर है जो कि मोल्टन रॉक से बनी होती है आधी पार्शली, और ये बहुत आराम से फ्लो करती रहती है। एस्थीनोस्फेयर नाम है इसका। Which of the following extreme weather events is most directly associated with rising sea levels? Which of the following extreme weather events is mostly directed associated with rising sea levels? जो sea levels हमारे पास बढ़ते हैं उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र के लेवल बढ़ते हैं, उसकी वजह से हरिकेन्स आते हैं। जब हमारे पास समुद्र के लेवल बढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वार्म वाटर हमारे पास ऊपर आता है। ठीक है, पानी के अंदर जो वार्म वाटर होता है समुद्र के अंदर ऊपर आता है, और यही हमारे पास हरिकेन्स लाते हैं, यानी कि तेज से तूफान। सी लेवल हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हैं, और हरिकेन्स उतने ज़्यादा तेज़ आते हैं और ज़्यादा इफेक्ट के साथ आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास इलाके होते हैं ना कोस्टल फ्लडिंग का शिकार होते हैं। यानी कि हमारे पास समुद्र के करीब के इलाके कोस्टल एरियाज जो होते हैं उनको कोस्टल एरियाज कहते हैं, वहाँ पर कोस्टल फ्लडिंग होती है। फिर समुंदर वो कहते हैं ना तूफान आ जाएगा, कराची ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चक्कर है सारा। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट MCQs जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और अब हम लोगों ने डिस्कस करने हैं कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है दिस AI image generated image illustrate global warming caused by the greenhouse effect and its impact on climate change. It shows how rising temperatures due to the greenhouse effect led to more frequent and intense heat waves and hurricanes. It shows how rising temperatures due to the greenhouse effect led to more frequent and intense heat waves and hurricanes. Answer the following questions considering the concepts mentioned above. How to increase temperature led to more frequent heat waves in cities? कहता है किस तरह से ये जो टेम्परेचर है हमारे पास जब बढ़ते हैं इसकी वजह से हमारे पास और ज़्यादा हीट वेव्स आती हैं, सिटीज़ के अंदर हीट वेव्स बहुत आती हैं, यानी कि हीट की वेव आ गई। अब गर्मियाँ तो इसमें भी आती है हीट की वेव। अभी तो चलो बारिश हो गई है, लेकिन पहले कुछ दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं कभी बाहर ही नहीं निकला। जब मैं बाहर निकला तो बहुत गर्मी थी, ओहो बहुत गर्मी थी। बाकी कहता है इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर्स, जब हमारे पास दुनिया के अंदर जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एम्पलीफाई द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ता है। क्या मतलब, जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और कंक्रीट से चीज़ें बनी हुई हैं वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती हैं। कंक्रीट जो होगी ना, रोड के ऊपर कभी जाओ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब होती है, नीचे से पैरों के अंदर हीट लगा रहा होता है पूरा रोड में। This leads to prolonged periods of extreme heat in cities, resulting in more frequent and intense heat waves. जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की हीट होती है शहरों के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास हीट वेव्स आती हैं, क्योंकि कंक्रीट सरफेस होती है हमारे पास सिटीज़ के अंदर। यही इसकी रीज़न है। How might the intensity of future hurricanes change if global temperatures continue to rise? जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो बढ़ती है हरिकेन्स की फ्यूचर में, कि बहुत ज़्यादा हरिकेन्स आएंगे, तेज़ से हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे समुद्रों के करीब। जब हमारे पास ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ते रहेंगे, इससे क्या होगा, जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ओशन जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, समंदर, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी आएगी हरिकेन्स के लिए।
अगर पानी गर्म होगा जिस वजह से क्या होगा, हरिकेन्स ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेंगे फास्टर, और हायर सस्टेन करेंगे हायर विंड स्पीड्स को, जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस आएंगी, ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, ज़्यादा रेनफॉल्स आएंगी, ज़्यादा फ्लडिंग होगी, ज़्यादा डैमेज होगी। किसकी वजह से? अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसकी वजह से हरिकेन्स भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पानी जो गर्म पानी है वही हमारे पास जो है हरिकेन्स की वजह होती है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर पानी गर्म है। और सस्टेन हायर विंड, अब हरिकेन्स आएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गर्म पानी है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हरिकेन्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, हरिकेन्स तभी आते हैं ना, स्टॉर्म ज़्यादा आएंगे, रेनफॉल ज़्यादा आएगी, फ्लडिंग होगी और डैमेज ज़्यादा होगी। Explain what the glass roof of a greenhouse and carbon dioxide in Earth atmosphere have in common in terms of heat and temperature. कहता है जो ग्लास रूफ होता है ग्रीन हाउस का, यानी कि वो ग्रीन हाउस जो है वो उन्होंने ग्लास से बनाया हुआ होता है ताकि हीट बाहर ना जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ें दोनों में कॉमन है? हीट और टेम्परेचर के लिहाज से। देखो ग्लास रूफ जो है एक ग्रीन हाउस का, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक ही काम है, वो ट्रैप कर लेते हैं हीट को। ग्रीन हाउस का क्यों होता है? उस ग्लास का बना होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हीट अंदर आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी यही है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब अर्थ के ऊपर हमारे पास आती है हीट, अर्थ कहती है कि वापस जाए, लेकिन दरम्यान में कार्बन डाइऑक्साइड खड़ी होती है कि मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूँगी, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, और हीट जो आराम से बाहर नहीं निकल पाती। यही चक्कर होता है इन दोनों का, कि बजाय कि उस स्पेस में वापस जाने के, वो क्या कि हमारी टेम्परेचर, हमारी प्लानट का टेम्परेचर बढ़ा रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ज़्यादा हो जाए तो। वैसे होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी नहीं है, उससे गर्मी भी ज़्यादा बढ़ती है। समझ गया? आगे चलें। ओके, अच्छा अब हम लोगों को इसने दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, और कहता है दिस टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ आयरन आफ्टर बीइंग इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर अप टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स तक। 10 ग्राम पानी था, 10 ग्राम आयरन था, उसको सनलाइट में रखी रखा, तो क्या हुआ? टाइम यानी कि जीरो जीरो मिनट्स पे टेम्परेचर पानी का भी 25 था, आयरन का भी 25 था। 15 मिनट्स बाद क्या हुआ कि पानी का टेम्परेचर खाली 26.2 बढ़ा 25 से, बहुत थोड़ा, और आयरन का 35 हो गया, 25 से 35। 30 मिनट्स बाद पानी का थोड़ा सा ही और बढ़ा 27.5, और आयरन का 45 हो गया। इस तरह 45 मिनट्स बाद पानी का 38.8 हुआ, और आयरन साहब को 55। और यहाँ पर 60 मिनट बाद पानी का टेम्परेचर खाली 30 बढ़ा, 25 से 30 हुए 60 मिनट बाद, और आयरन साहब 65 पे पहुंचे हुए हैं। वाह आयरन कमाल कर दिया तुसा भी है। तो कहता है क्रिएट अ लाइन ग्राफ ऑफ टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस फॉर बोथ वाटर एंड आयरन ऑन अ ग्राफ शीट, बी श्योर टू लेबल द सब्सटेंसेस। ये चीज़ तुम लोग खुद करो, कि मैं तुम लोगों को खाली बता देता हूँ किस तरह से करनी है। तो ये देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो एक्स एक्सिस का मुराद है ये वाला एक्सिस, और वाई एक्सिस से मुराद है ये वाला एक्सिस, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने ये करना है कि 0 से 60 तक का टाइमर लेना है, नीचे टाइम टी लिखोगे यहाँ पर टाइम, और 0 से 60 तक जाना है। किस तरह से जाना है? वो किस तरह गया? 0 से 15 तक गया, 15 का टेबल पढ़ के जा रहा है वो, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है, यहाँ पर 0 बना लो, और यहाँ पर बना लो 15, ठीक है, यहाँ पर बना लो 30, ठीक है, यहाँ पर बना लो 45, यहाँ पर बना लो 60, 60। ओके, ये टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे। अब तुम लोगों ने क्या करना है? वाई एक्सिस पे तुम लोगों ने टेम्परेचर्स लेना है। टेम्परेचर उसने किस तरह से लिए हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग आयरन के मुताबिक लेते हैं, ठीक है, लाइक 25, 35 इस तरह से ले लेते हैं, 25, 35 इस तरह से लेंगे। उसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, टेढ़ी बन गई है, लेकिन इसको सीधा बना लो। देखो इस तरह से बनाओ इसको, अस्तगफुरुल्लाह, इतनी बुरी नहीं, थोड़ी सीधी करते हैं, तो ये इस तरह से होगी। अभी भी टेढ़ी है, लेकिन चलो गुजारा करो। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, समझो 25 टेम्परेचर लिया, 0 से 25 गया, नीचे 0 ही है, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया 35, फिर हमने ले लिया 45, फिर हमने ले लिया 55, फिर हमने ले लिया 65, ठीक है। और हमने पानी के लिए भी बनाना, आयरन के लिए भी बनाना। अब पहले हम लोग अगर बना लेते हैं आयरन के लिए, तो आयरन के लिए क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना गया? 25 गया, वो ठीक है, यहाँ पर ही वो यहाँ पर ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था? 25 था। तो अगर तुम लोगों ने 0 वहाँ पर बनाया तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर 0 बनाया मेरी तरह, 0 यहाँ से बनाया, तो तुम लोगों का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि 0 से 25 ये आ जाएगा। फिर 15 पे गया 35, तो ये तुम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइन ग्राफ बनाना है,
देखिए लाइन ग्राफ इसका बनाना है। लाइन ग्राफ से मुराद यह है कि हम लोग लाइन ग्राफ बनाएंगे, इसी के ऊपर लाइन बना लेंगे। पहले यूं यूं करते जाओ ना पहले, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, ये और ये, ठीक है। अब तुम लोगों ने इसकी लाइन बनानी तो तुम लोगों की लाइन यूं बनेगी, ये यानी कि टेम्परेचर फुल ऊपर चला गया, तो ये तुम लोगों का लाइन ग्राफ। समझ गए हो? नहीं समझे तो बताओ। इसको मैं ना तुम लोगों को उधर खोल देता हूँ वर्ल्ड पे, ताकि उसके पीछे ज़रा सा वाइट वाइट होता है बैकग्राउंड, ताकि तुम लोगों को सही नज़र आए। ये देखो, इस तरह से कुछ अजूबा सा हमारा ग्राफ बन गया, लेकिन ठीक ही लग रहा है। ओके, गॉट इट, यस। अब सेम तुम लोगों ने बनाना है उसके लिए भी, पानी के लिए भी। तो उसके अंदर तुम लोग जो है 5-5 का लिख सकते हो। लाइक नीचे तुम लोगों का सेम होगा, मिनट सेम जाएंगे, लाइक 0, 15, 30, 45, 60, और ऊपर की तरफ तुम लोग खाली ले लो 25, एंड देन ले लो 26, देन 27, देन 28, देन 29, देन 30, ये ले लो बस। ठीक है, अब 25 के लिए तो तुम लोगों को यहीं पर ही आएगा, लेकिन 26.5 क्या है कि थोड़ा सा ऊपर ले लो, लाइक 26.5 यहाँ पर ले लो, वो 26.5 लिख दो इसको, फिर यहाँ से उसको मेजर कर दो, ये ठीक है। लेकिन बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस तरह से तुम लोग का ग्राफ बन जाएगा, ये वाला भी। यार बना लो यार, ग्राफ तो बना ही लोगे ना। अच्छा आगे देखिए, पानी का ग्रेजुअल इंक्रीज है, यानी कि बहुत कम कम इंक्रीज हो रहा है। आयरन का बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, रैपिड इंक्रीज है। आगे है बेस्ड ऑन द टेबल, रेयर इन द टेबल विच हीट्स अप क्विकली, वाटर और मेटल। भाई पहली अंधे हो गया, हमें नजर आ रहा है ना कौन सा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जल्दी से हीटअप कौन सा हुआ है? मेटल, यानी कि आयरन जल्दी से हीटअप हुआ है पानी से। यानी कि जो टेम्परेचर था आयरन का वो 25 से डायरेक्ट 65 पे चला गया 60 मिनट्स के अंदर। पानी का 25 से खाली 30 तक गया है सेम टाइम के अंदर। ओके, गॉट इट। विच डू यू थिंक विल कूल मोर स्लोली, वाटर और आयरन? एलिब्रेट योर आंसर। देखो पानी गर्म भी जो है ना वो लेट होता है, और ठंडा भी जो है ना लेट होता है। यानी कि कभी पानी गर्म करो उसमें भी टाइम लगेगा, और ठंडा करने में भी उसको अजाब है, क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए गेन करने के लिए भी हीट को, और निकालने के लिए भी उसको जो है टेम्परेचर चेंज करने के लिए भी उसको बहुत टाइम लगता है। When you boil water in an iron pot on the stove, जब आप पानी को बॉयल करते हो एक आयरन पॉट के अंदर रख के स्टोव के ऊपर, तो वो जल्दी से हीटअप हो जाता है। तो कहता कौन जल्दी हीटअप होगा, आयरन पॉट या पानी? पहले ये बताओ। देखो पानी को आयरन पॉट के अंदर रखा है, यानी कि लोहे दे, आयरन की कहते हैं चांदी लोहा कहते हैं, तो लोहे दे बर्तन च रखा है इनू, ठीक है। तो पानी ज़्यादा जल्दी गर्म होएगा या आयरन होएगा? जहरी गल है पानी होएगा ना, पानी तो नहीं होएगा, पहले लोहा गर्म होएगा तो फिर पानी उसके अंदर जड़ा वो गर्म होएगा। और समझ आई? चलो उर्दू में बताता हूँ। मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने एक लोहे का बर्तन लिया है आयरन का, तो पहले आयरन ही तो, आयरन जनाब साहब भी तो गर्म होंगे, तब उसके अंदर जो पानी है वो गर्म होगा ना। तो यही बात कर रहे हैं, ये तो बेसिक सी बात है। The iron part heats up faster than the water because iron has a lower specific heat capacity than water. बहुत अभी डिस्कस कर चुके हैं, आयरन की लोअर हीट कैपेसिटी है पानी से, पानी की हायर हीट कैपेसिटी है, जिसकी वजह क्या है कि उसको लेस एनर्जी चाहिए होती है ताकि अपना टेम्परेचर चेंज करे, इंक्रीज करे। इसी वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है हमारे पास, बजाय कि उसके जो पानी उसके अंदर उससे पानी जो है ना हमारे पास, आयरन ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, पानी बाद में गर्म होगा जो उसके अंदर है। आसान था यार। अब हमारे पास शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है 10, 11 भाई, 11, अस्तगफिरुल्लाह, 11 हैं, ये भी ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो उनको भी डिस्कस करना है। Why should we wear dark colored clothes in winter and white colored clothes in winter in summer? कहता है हम लोग को डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए विंटर के अंदर, और चिट्टे कपड़े क्यों पहनने चाहिए समर्स के अंदर, वाइटिश। ओके, देखो डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए विंटर के अंदर, क्योंकि डार्क कलर हीट एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर सनलाइट से, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज गर्म रहती हैं। जबकि लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए हम लोगों को गर्मियों के अंदर, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्ट कर देती है। हीट को एब्जॉर्ब बहुत कम करता है वाइट कलर, और हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से गर्मियों के अंदर हम लोग को वाइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम लोग ठंडे रहें। गॉट इट। कहता है एक घर है, इन हाउस गीजर्स और वाटर बॉयलर्स आर फिटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। गीजर्स या वाटर बॉयलर्स लगे हैं ग्राउंड फ्लोर के अंदर, अंडरग्राउंड में, और फिर भी एंड स्टिल वी गेट वार्म वाटर ऑन द टॉप फ्लोर विदाउट यूजिंग अ पंप, हाउ इज इट पॉसिबल? कहता फिर भी हम लोगों को गर्म पानी मिल जाता है टॉप फ्लोर पर भी, लाइक ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, हालांकि गीजर वगैरह नीचे लगे हैं, टॉप फ्लोर के ऊपर ठंडा पानी मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग को गर्म पानी मिल जाता है, और पंप भी नहीं यूज़ करते हम लोग, लाइक पंप भी नहीं यूज़ कर रहे, फिर भी किस तरह से हमारे पास जो है ना ऊपर जा रहा है, हमारे पास गर्म पानी ऊपर ऊपर उतले फ्लोर के ऊपर किस वजह से जा रहा है? ये इस वजह से होता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं।
कन्वेक्शन से क्या मुराद है, ये पानी गर्म होता है तो वो लेस डेंस हो जाता है और राइज हो जाता है, यानी कि समझो पानी नीचे से गर्म हो रहा है, ये पूरा वाटर बॉयलर है, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, नीचे वाला ये ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। गर्म पानी क्या है, वो लेस डेंस होकर ऊपर राइज हो जाता है। जब वार्म वाटर जो है वो गीज़र से वो पाइप के अंदर जाता है तो वो हमारे पास टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है, क्योंकि ऊपर से ही उसने जाना होता है। सेम टाइम के ऊपर जो कूलर वाटर है वो हमारे पास डाउन नीचे आ जाता है, उसको रिप्लेस कर लेता है, जिसको नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। ये पंप के बगैर इस तरह से होता रहता है। हम लोगों ने बताया भी आपको कि नीचे गर्म पानी है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन, जिसको पंप के बगैर ही हम लोग ये सब कर सकते हैं। गॉट इट फ्रॉम द मीन ऑफ योर हार्ट। आगे चलते हैं। वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर, कहता है कहाँ पर आप लोग जो है ज़्यादा हीट ले पाओगे वुड फायर के अंदर। एक 1 मीटर अबव और 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट, 1 मीटर ऊपर से ज़्यादा हीट मिलेगी आपको उसके, या 1 मीटर अगर आप लोग उसके करीब बैठे होगे उसके वुड फायर के, कहाँ पर आप लोगों के पास जो है ना ज़्यादा आप लोगों को हीट मिलेगी। तो कहता है यू विल रिसीव मोर हीट 1 मीटर अबव द फायर, आप लोगों को ज़्यादा हीट मिलेगी 1 मीटर जब आप लोग ऊपर होंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर की तरफ अगर हाथ सेकेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा हीट मिलेगी। ये इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास फायर है वो मूव करती है कन्वेक्शन के ऊपर। कन्वेक्शन क्या है कि नीचे से हीट हुआ ऊपर गई, ऊपर ठंडा था नीचे आया, तो हॉट एयर जो है वो क्या करती है ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और पोर्शन ऑफ हीट रीचेज द साइड, और कुछ ही पोर्शन उसका साइडों पर आएगा, यानी कि अंधा हाथ ऊपर सेकना है, आग के साइडों पर नहीं सेकना है। और इसी वजह से ये फिजिक्स अंदर आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है। इसी को रेडिएशन कहते हैं, यानी कि उसकी रेडिएशन जो है वो साइडों पर कम पहुँचेगी, ऊपर अगर हाथ सेकोगे आग के तो फिर जो है वो सही हाथ सेके जाएंगे, ठीक है। Why do crowded city areas feel hotter compared to the outskirts on a hot summer day? कहता है जो सिटी के एरियाज हैं वो ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं बजाय के ऐसे एरियाज के जो कि सिटी में नहीं आते, ठीक है। आउटस्कर्ट्स का क्या मतलब, जो सिटी में नहीं आते, उससे बाहर के इलाके हैं। देखो जो सिटी का एरिया है वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े कंक्रीट्स हैं, कंक्रीट से बिल्डिंग्स बनी है, तो कंक्रीट क्या करती है, अपना हीट अब्जॉर्ब करती है, अपना हीट रखती है, जिसकी वजह से क्या है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब ये है कि अपना अंदर हीट रखना, ये इफेक्ट का नाम है। There are only fewer trees to provide shade and cool the air through transpiration. कहता बहुत कम दरख्त हैं और ठंडक नहीं मिलती ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो है ना हमारे पास शहरों के अंदर। जबकि आउटस्कर्ट्स के अंदर यानी कि वहाँ पर गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन भी है, ओपन स्पेसेस हैं और टेम्परेचर वहाँ पर ज़रा लोअर महसूस होता है हम लोगों के। अच्छा, why is the metallic handle of a door colder than the wood of the same door when touched? कहता है मेटल का जो हमारे पास जब हम लोग उसको पकड़ते हैं हैंडल को, दरवाजे का जो मेटल का अगर बना हो तो वो ठंडा होता है, जबकि अगर वुड वाले को पकड़े तो वो हमारे सेम डोर ही हो, अगर उसके वुड वाला लगा दे हैंडल तो वो गर्म होगा। ऐसा क्यों है? देखो मेटल हो या वुड हो वो सेम टेम्परेचर पे होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर रूम टेम्परेचर 25 ही होता है तकरीबन सबका, लेकिन जो मेटल है वो ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। जब हम लोग टच करते हैं मेटल को तो वो क्या करता है, हीट जो है अपने आपके हाथ के अंदर जो है ना जल्दी से आ जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, तो यानी कि अपने अंदर हीट ले जाता है वो। आपके हाथ की हीट जो है वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है मेटल जब आप लोग टच करते हो उसको, वुड की बजाय, ठीक है ना। वुड जो है इस तरह का काम नहीं करती, मेटल आपके हाथ की हीट अपने अंदर ले लेगा जल्दी से और आपको लगेगा बहुत ठंडा है वो, जबकि वुड में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को ठंडक लगती है जब हम लोग वो उसका कुंडा पकड़ते हैं दरवाजे का, जो कि मेटल का बना होता है, लोहे का बना होता है। How do trees help reduce the effects of climate change and what would happen if forests are depleted? कहता है ट्रीज किस तरह से हमारे पास क्लाइमेट चेंज के अंदर उसका इफेक्ट को कम करते हैं, और फॉरेस्ट अगर ख़त्म हो जाए तो उससे क्या हम लोग को नुकसान होगा। देखो ट्रीज़ का बड़ा बड़ा फ़ायदा है, ट्रीज़ हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का जब वो प्रोसेस कर रहे होते हैं यानी कि अपने लिए खाना बना रहे होते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उनका खाना है ये। इसकी वजह से क्या है कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस कम होती है, यानी कि हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ठीक है। और जो स्लो कर दें अगर हम लोग जो है ना, और ये हमारे पास क्या करती है अपने अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ले लेती है, ठीक है। ट्रीज़ वगैरह एटमॉस्फेयर से अपने अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर फॉरेस्ट हम लोग तबाह कर दें उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन ऑब्जॉर्बिंग सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो CO2 के लेवल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं, वो हमारे पास बहुत बढ़ जाएंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने अंदर ले रहा हो सिवाय ट्रीज़ के,
ट्रीज़ अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर हमारे पास बहुत ख़राब हो जाएगा, क्लाइमेट इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ट्रीज़ अगर हम लोग ख़त्म कर दें। रेनफॉल के पैटर्न तबाह हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जानदार वगैरह जो है उनके लिए भी मसला होता है, वो भी दरख्तों पर रहते होते हैं, उनके घर भी हम लोग तबाह कर रहे होंगे एक तरह से। तो बहुत बड़ा बड़ा नुकसान है हमारे पास अगर हम लोग ट्रीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर दें। तो आगे हम लोगों को वो कहता है कि हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू द अर्थ कोर टेम्परेचर। हमारे पास जो ग्रेविटी है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है अर्थ के कोर टेम्परेचर पर, यानी कि जो अर्थ का कोर का टेम्परेचर है, यानी कि अर्थ के अंदर एक कोर भी होती है। तो ग्रेविटी क्या करती है, प्रेशर बनाती है अर्थ के अंदर, उसकी कोर के अंदर। यानी कि देखो अर्थ की पूरी कोर है, हम लोग जो रहते हैं वो अर्थ के एक उतली स्टेट के ऊपर रहते हैं, नीचे उसके अंदर इतनी गर्म चीज़ें हैं, उसकी कोर बहुत गर्म है, लावा है उसके अंदर। तो ये प्रेशर बनाती है ग्रेविटी। और ये जो कंप्रेशन है, यानी कि कंप्रेशन से मुराद है ये जो हमारे पास इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, ये हीट ज़्यादा जनरेट करता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसको ग्रेविटेशनल हीटिंग भी कहते हैं। और साथ में हीट जो है वो हमारे पास अर्थ की फॉर्मेशन के वक्त जो थी इसके अंदर रह गई थी, यानी कि जब अर्थ बन रही थी तो हीट इसके अंदर इतनी ज़्यादा है, इसकी कोर के अंदर ड्रिलिंग की जाए तो लावा है इसके अंदर, हम लोग ड्रिलिंग कर ही नहीं सकते इसकी कोर के अंदर, क्योंकि लावा लावा को क्या हम लोग ड्रिल किस चीज़ से करेंगे। लाइक जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो अर्थ के अंदर, एक टाइम आ गया लावा शुरू हो जाएगा। तो जो अर्थ है उसने इतनी ज़्यादा अपने अंदर हीट ले ली थी कि उसके अंदर बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं इसकी कोर के अंदर, तो बहुत कुछ है इसकी कोर के अंदर। और ग्रेविटी जो है हमारे पास अर्थ की कोर के टेम्परेचर के अंदर बड़ा इसने किरदार अदा किया, यानी कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के अंदर डालती रही। अगर ऊपर से कोई सितारा टूट के आया, कुछ एस्ट्रोना जो चीज़ें आई हैं, एस्ट्रॉइड्स गिरे थे उस टाइम पे बहुत पुराने वक्तों में, तो ये हर चीज़ को अपने अंदर लेता गया ग्रेविटी, ज़मीन के अंदर इसने फंसा दिया उसको। और अच्छा हुआ कि सारा कुछ अंदर चला गया और हमारे लिए ऊपर ज़मीन बन गई जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। गॉट इट। कहता है व्हाई डू सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर्स। तो कुछ गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज़्यादा हीट क्यों ट्रैप करती हैं दूसरों की बजाय, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी या मेथेन होगी जिसको CH4 भी कहते हैं, और वाटर वेपर हो गए, यानी ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं हीट को अपने अंदर और फिर री एमिट करते हैं, दोबारा से बाहर निकालते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के तौर पे, जिसकी वजह से हीट जो है वो हमारे पास अर्थ की सरफेस के अंदर ही रहती है। यानी कि अपन अंदर एब्जॉर्व की, थोड़ी देर बाद फिर बाहर निकाल दिया अर्थ की सरफेस के अंदर, वो बाहर निकलने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, यानी वो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इसकी बजाय जबकि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं करती इंफ्रारेड रेडिएशंस को और हीट को ट्रैप नहीं करती, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं करती है काम, ये काम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर के वेपर्स करते हैं। What are the potential environmental impacts of extraction of geothermal energy? While geothermal energy is renewable, its extraction can cause land subsidence, releasing toxic gases like hydrogen sulfide, contaminate groundwater, and in some areas, trigger small earthquakes due to changes in underground pressure. These risks must be managed with careful planning and monitoring। कहते हैं जो जियोथर्मल एनर्जी है वो रिन्यूएबल है, यानी कि वो हम लोग जियोथर्मल एनर्जी से क्या मुराद होता है, यानी कि हमारे पास वो एनर्जी जो हम लोग हासिल करते हैं अर्थ की वजह से, यानी कि अर्थ गर्म है उसकी वजह से अगर हम लोग जो हासिल करते हैं उसको कहते होता है हम लोग जियोथर्मल एनर्जी। तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये हमारे पास किस तरह से काम करती है, जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल है, यानी कि हम लोग इसकी वजह से लैंड हमारे पास गर्म रहती है, यानी कि हम लोग हीट ले सकते हैं, हम लोग हीट लेकर आ सकते हैं। एक सेकंड मुझे दो। देखो जो जियोथर्मल एनर्जी है हमारे पास, ये हमारे पास बड़ी मददगार साबित होती है, हमारे पास अर्थ के इंटीरियर में से आती है ना हीट, जो हमारे पास अर्थ के अंदर हीट है उसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बड़ी मदद करती है, हम लोग को गर्माहट यानी कि वार्मथ देने में भी बड़ी मदद करती है। जो हॉट वाटर होता है या स्टीम होती है हमारे पास अंडरग्राउंड के अंदर, हमारे पास रिजर्वायर्स हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर हॉट वाटर होता है और पावर टर्बाइंस उसके ऊपर चलती हैं, हीट बिल्डिंग्स चलती हैं उसके ऊपर। तो ये सब कुछ हमारे पास कौन कर रहा है, ये सब कुछ हमारे पास करती है जियोथर्मल एनर्जी, इसके अंदर हमारे पास मदद करती है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी सब के अंदर हमारे पास। लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो कि हमारे पास आ सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, एनवायरमेंटल के अंदर आ सकते हैं। देखो अब अर्थ के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, अर्थ के अंदर हमारे पास ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जैसे कि टॉक्सिक गैसेज हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, बड़ी खतरनाक है ये, और ऐसे कंटामिनेट ग्राउंड वाटर हो सकता है, यानी कि कुछ एरियाज़ के अंदर अर्थक्वेक आ सकते हैं छोटे छोटे, क्योंकि हम लोग क्या है ग्राउंड अंडरग्राउंड के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, हम लोग हीट निकाल रहे हैं किसी जगह से तो प्रेशर एक जगह से निकाल रहे हैं, एक जगह से निकाल रहे होंगे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो बड़े ही एहतियात से इसको मैनेज करना पड़ता है, हम लोगों को बड़ी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है हमारे पास, इस सब से हम सबको इस सब की।
जिसकी वजह से हम लोग जो है आराम से इसको निकालें। और लेकिन जो मर्ज़ी करें इसकी वजह से बहुत सी ख़तरनाक चीज़ें आ सकती हैं, गैसेस निकल सकती हैं ज़मीन में से, ख़तरनाक गैसेस निकल सकती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड टाइप। कंटामिनेट ग्राउंड वाटर का मतलब है कि पानी कई जगहों पर ऐसा हो सकता है कि ज़मीन के अंदर पानी है और उसके अंदर मेटल्स मिले हुए हों, तो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है हम लोग अगर उसको पी लें तो। How does the specific heat capacity of different materials affect their use in cookware? जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास बहुत से मटेरियल्स की, वो किस तरह से हमारे पास अफेक्ट करती है कुकवेयर को, यानी कि खाने पकाने के अंदर हमारे पास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट है हीट की जो कि हमारे पास चाहिए होती है कि हम लोग किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएं। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये डेफिनेशन है। अब एलुमिनियम या कॉपर हो गया, हम लोग वो खानों के अंदर यूज़ करते हैं, उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। लो हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब वो जल्दी से गर्म होते हैं और तेज़ी से अगर खाने पकाने हो तो एलुमिनियम और कॉपर के अंदर पकाने चाहिए और तेज़ी से खाने बनाते हैं। जबकि हमारे पास ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विद हायर स्पेसिफिक हीट, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा हायर कैपेसिटी, जैसे आयरन हो गया, वो हीट को अपने अंदर बहुत टाइम तक रख सकते हैं। और वो अच्छा है कि हम लोग स्लो कुकिंग अगर करना चाहते हैं और अच्छे से कुकिंग करना चाहते हैं तो हम लोगों को आयरन के अंदर बनाना चाहिए। अगर फास्ट करना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर पकाना चाहिए। गॉट इट। वैसे तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, जो मेरा मशवरा है। Why does 1 kg of steam release more energy than 1 kg of hot water when cooling from 100 डिग्री सेल्सियस to 20 डिग्री सेल्सियस? कहता है 1 kg स्टीम क्यों ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है। स्टीम यानी कि हमारे पास वो स्टीम है ऑलरेडी, 1 किलो में स्टीम है, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी बजाय कि 1 किलो पानी हो उसकी जगह, बजाय हम लोग उसको ठंडा कर रहे हो 100 डिग्री पे थी दोनों चीज़ें और वो 20 डिग्री तक लाने पे हम लोग उसको कूल कर रहे हो दोनों को, तो हमारे पास स्टीम जो है वो ज़्यादा क्यों हमारे पास जो है वो हीट रिलीज़ करेगी, इसकी क्या वजह। देखो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है पानी, जबकि वो भी 100 डिग्री पर हो। उसकी वजह है क्योंकि उसने पहले पानी के अंदर कन्वर्ट होना है, कंडेंस होना है पानी का, स्टीम ने पहले किस में कन्वर्ट होना है, वो स्टीम है ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी वो स्टीम में है, तो पहले वो पानी के अंदर तब्दील होगी, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा होना, यानी कि वाटर वेपर्स, यानी कि जो स्टीम है वाटर वेपर्स होते हैं उससे पानी के अंदर कन्वर्ट होना, उसको कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं। स्टीम रिलीज करती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि पानी की 2 to 60 किलो जूल्स पर केजी वाटर के लिए होती है। अब जब वो पानी के अंदर तब्दील हो जाएगी स्टीम, तो वो नॉर्मल पानी की तरह एक्ट करेगी। लेकिन हॉट वाटर जो है, जबकि वो खाली उसने ठंडा होना है, उसने खाली ठंडा होना है, यानी कि पानी के अंदर ही उसने हीट को निकालना है, तो वो कम हीट निकालेगा। जबकि ऑब्वियस ही बात है, पहले वो स्टीम है उसने पानी के अंदर कन्वर्ट होना है, उसके बाद फिर वो ठंडा होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी हमारे पास स्टीम की होगी टोटल में। तो ये थे हमारे पास 11 यानी कि 11 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, और इसके बाद अभी लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी रहते हैं जो कि 7 है, ये भी 7 है, ये बी का मतलब है ये भी 7 है भाई। Explain the concept of specific heat capacity in matter. Discuss various applications of water based on its high specific heat capacity. देखो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि चाहिए होती है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 किलो से बढ़ाकर। 1 किलो किसी भी चीज़ है, कोई भी एक चीज़ 1 किलो है, उसका टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस तक या 1 केल्विन तक अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। पानी जो उसकी हाई स्पेसिफिक हीट एनर्जी होती है, यानी कि 4180 जूल्स पर केजी पर केल्विन, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है और टेम्परेचर इसका बहुत कम बढ़ेगा, जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। उसके मुकाबले में आयरन का जल्दी बढ़ा था। अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बड़ा बेनिफिट है। पहला है क्लाइमेट रेगुलेशन, यानी कि जो हमारे पास समुद्र वगैरह ये अपने अंदर हीट स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर अच्छा रहता है। और इंजन्स के अंदर हमारे पास जो है पानी यूज़ किया जाता है गाड़ी के रेडिएटर्स के अंदर, ताकि ये ओवर हीटिंग ना हो इंजन की। हमारे पास जो हमारी बॉडी है इसके अंदर भी पानी होता है, बहुत ज़्यादा वाटर रिच चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर एकदम हमारी बॉडी का नहीं बढ़ता। काफ़ी बेनिफिट्स हैं हमारे पास इसके। और हीटिंग सिस्टम, यानी कि पानी जो है वो अपने अंदर क्या करता है कि हीटिंग सिस्टम्स के अंदर बड़ा मददगार साबित होता है, अपने अंदर हीट रखता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास हीटिंग सिस्टम हमारे पास काम करते हैं। काफ़ी मुल्कों के अंदर हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी कि पानी पाइपों के अंदर गर्म डाला जाता है और वो मूव करता है कमरों के अंदर, जिस वजह से क्या है कमरे गर्म रहते हैं। कहते हैं कंडक्शन क्या है एंड हाउ इज इट एक्सप्लेन्ड बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, व्हाट मेक्स मेटल बेटर कंडक्टर्स देन अदर सॉलिड्स। तो कंडक्शन ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है जब हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं सॉलिड्स में।
जब वो कोई भी चीज़ डायरेक्ट कनेक्शन में होती है सॉलिड्स के साथ, तो सॉलिड्स के अंदर, तो वो उसको हम लोग कहते होते हैं डायरेक्ट काइनेटिक, यानी कि कंडक्शन हो रही है। काइनेटिक थ्योरी हमारे पास एक्सप्लेन करती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को किस वजह से, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड लैटिस के अंदर, यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह से पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, तो वो वाइब्रेट करते हैं, यूं यूं डांस करते हैं जब उनको हीट मिलती है। वो करीब करीब होते हैं सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल, तो ये डांस करता है तो इसके अंदर हीट जाती है, इससे इसके अंदर जाती है, इसके अंदर इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं सॉलिड के अंदर, दूर दूर नहीं होते। तो इसी को हम लोग कहते थे काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। यानी कि अपनी एनर्जी अपने जगह की वजह से, ठीक है। जब एक पार्ट सॉलिड का हीट होता है तो उसके जो साइड पे पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है कि एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं, इसी को हम लोग कहते होते हैं काइनेटिक थ्योरी। अब मेटल्स बटर कंडक्टर्स हैं, जिसकी वजह यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। यहाँ से कोई गर्म हुआ एकदम डांस करके वहाँ चला जाएगा, वो मैं गर्म हो गया, उसको जाके हीट दे देगा और जल्दी से हीट अप हो जाएंगे। इनके एटम्स बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि हमारे पास टाइटली पैक्ड होते हैं जब हमारे पास सॉलिड्स के अंदर हमारे पास एटम्स बड़े टाइटली एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। एनर्जी हीट गई, हीट गई, हीट गई, इसके बाद हीट गई, इससे सीधे हीट गई, हर जगह हीट जा रही है। तो एक गर्म होगा अगले पार्टिकल को हीट देगा, वो गर्म होगा उससे अगले को देगा। टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास वाइब्रेशन ट्रांसफर तेजी से होता है, एक वाइब्रेट करेगा अगले को देगा, अगले को देगा, अगले को देगा। तो ये जो वाइब्रेशन है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास दिस ड्यूअल मैकेनिज्म वाइब्रेशंस प्लस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो हमारे पास मेटल्स को अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट बनाती है, यानी कि हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। एनालाइज हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दो कन्वेक्शन की जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज होती हैं। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस के अंदर, थ्रू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ, यानी कि जो मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की उसी की वजह से। काज बाय चेंज इन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी के अंदर हमारे पास चेंज आता है, यानी कि पानी गर्म हो जाए तो लो डेंसिटी हो जाता है, नीचे पानी गर्म हो गया लो डेंसिटी वो ऊपर भाग जाता है, ऊपर वाला हाई डेंसिटी वो नीचे आ जाता है कूलर वाला। तो हॉट फ्लूइड जो लेस डेंस होता है वो ऊपर ऊपर भाग जाता है, कूलर जो है वो हमारे पास सिंक यानी कि नीचे आ जाता है, जिस वजह से कन्वेक्शन करंट बनता है, यानी कि प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। अब यही चीज़ बॉइलिंग वाटर के अंदर होती है यानी कि पानी नीचे से गर्म होता है ऊपर चला जाता है, उसकी जगह पे जो कूलर वाटर होता है, कोल्डर वाटर, वो सिंक यानी कि नीचे आ जाता है, जिससे सर्कुलर मोशन के अंदर ही काम चलता रहता है, इसी वजह से पानी गर्म होता है, बॉइलिंग वाटर इसको कहते हैं। एयर कंडीशनिंग और हीटर्स, वार्म और कूल एयर सर्कुलेट्स थ्रू आउट अ रूम विया कन्वेक्शन, यानी कोई जो गर्म हवा होती है या ठंडी हवा होती है, ये हमारे पास सर्कुलेट होती रहती है रूम के अंदर, यानी कि वो ठंडी हवा जो है वो भी इसी तरह से सर्कुलेट होती है कन्वेक्शन के जरिए। कोई गर्म हवा है तो वो नीचे से ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और ठंडी वाली फिर नीचे आएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है ताकि पूरी रूम की हवा जो है ना गर्म हो जाए, इसी तरह से ठंडी भी हो जाए, ये प्रोसेस चलता है। सी एंड लैंड ब्रीजेस, caused by different heating rates of land and sea during day and night। डे एंड नाइट के अंदर हमारे पास बड़ा इशू होता है, यानी कि हमारे पास ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है, जैसे ज़मीन गर्म होती है तो उसकी हवा ऊपर चला जाना शुरू हो जाती है, उसकी जगह पे समुंदर से हवा आकर जो है ना उसकी जगह ले लेती है, यानी कि ठंडी हवा आ जाती है। इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो है ना ज़मीन ठंडी रहती है हमारे पास उन इलाकों में जहाँ पर समुंदर होता है। फिर रात में क्या होता है कि पूरा दिन जो है ना पानी है सी के अंदर वो तो होता है गर्म, ठीक है, और लैंड जो है गर्म भी जल्दी होती है तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है, और रात को लैंड ठंडी हो गई लेकिन जो सी है वो गर्म है, अब उसकी हीट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब ज़मीन से जो ठंडी हवा है वो आके उसकी जगह ले लेगी, समझ रहे हो। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती हैं। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, व्हाई इज इट the fastest method of heat transfer, what factors influence the rate of radiation। कहता बताओ ये प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर को रेडिएशंस के जरिए ये क्या है और क्यों फास्टेस्ट मेथड है ये हीट ट्रांसफर में, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते हैं। देखो रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, स्पेशली इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ करके। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, यानी कि ये हम आप पर ट्रैवल कर सकते हैं इवन वैक्यूम में, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन होती नहीं है, यानी कि जो सन की हीट है वो अब देखो अर्थ तक पहुँच रही है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए पूछ रही है, दरमियान में ऑक्सीजन तो नहीं है ना स्पेस में, तो इस वजह से फास्टेस्ट मेथड है रेडिएशन, क्या फास्टेस्ट मेथड है, तेज़ मेथड है। अब फैक्टर्स जो कि रेडिएशन को बढ़ाते हैं, सरफेस कलर, सरफेस का कलर कैसे, ब्लैक है, डल सरफेसेस हैं, अजीब किस्म की, स्मूथ नहीं है, वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करती हैं और रेडिएशन को एमिट भी ज़्यादा करेंगी, निकालेंगे भी ज़्यादा रेडिएशन और अब्जॉर्व भी ज़्यादा करेंगे। जो रफ सर्फेसेस होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा रेडिएशन को निकालती हैं, स्मूथ वंस यानी कि बड़े आराम से स्मूथ सरफेस है
वो अच्छी है, लेकिन कोई गंदी सी सरफेस है रफ किस्म की तो वो हमारे पास रेडिएशन को ज़्यादा निकालेगी। जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स है, गर्म ऑब्जेक्ट्स, वो ज़्यादा रेडिएशन निकालते हैं, ज़्यादा एनर्जी निकालते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर्स होता है उनके। इस तरह सरफेस एरिया लार्जर एरिया होगा अगर किसी भी चीज़ का, उसका मतलब वो ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा है क्योंकि उसका एरिया है ही ज़्यादा। तो ये चंद फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, उसको नोट कर लो। आगे एनालाइज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग। हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट टू हरिकेन्स, हीट वेव्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स। ऐसा रोल बताओ ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, यानी कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना काम कर रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है हरिकेन्स के अंदर, यानी कि जो हमारे पास ये जो बड़े बड़े ये जो ज़्यादा हमारे पास हरिकेन्स आते हैं, यानी कि समुद्र के करीब बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, तो ये बताओ। और हीट वेव्स के अंदर और ये फ्लड्स के अंदर, ये ड्राउट्स का मतलब होता है यानी कि जो कहत साली हुई ज़मीन खुशक हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि GHGs इसको नाम है, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और पानी है, वो अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो अर्थ से वापस भागनी होती है, यानी कि सूरज आया वो वापस चला जाता है, लेकिन ये दरमियान में अटक जाती है कि हमें दे दो अपनी एनर्जी, हमें दे दो अपनी हीट। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग, हरिकेन्स। सबसे पहले क्या हरिकेन्स आएंगे, यानी कि वार्मर ओशंस होंगे, गर्म ओशन होंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि वार्मर ओशन प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर इंटेंस स्टॉर्म्स। यानी अगर समुद्र गर्म है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास वो ज़्यादा एनर्जी देंगे, इंटेंस स्टॉर्म्स देंगे हम लोगों को। पहली गर्म है ओशंस, हीट वेव्स ज़्यादा होंगी, हीट ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, जिसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, फिर फ्लड्स भी आते हैं इसी वजह से। पानी गर्म है तो वो अपने अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो पानी ज़्यादा उड़ता है, जिसकी ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। और ड्राउट्स भी इसी वजह से ज़्यादा होते हैं, यानी कुछ एरियाज के अंदर पानी कम होता है तो वहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ से ज़मीन से पानी उड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पर ड्राई हो जाते हैं एरियाज, सॉइल्स, वाटर सप्लाई सारा कुछ खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है वहाँ से। Why does the Earth's core have an extremely high temperature even after 4 billion years? Explain in detail। कहते 4 बिलियन साल गुजर गए, 4 अरब साल बाद भी हमारे पास अर्थ का जो कोर है, यानी कि अर्थ के कोर मैंने ऑलरेडी बताया, उसके अंदर जो हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं उससे नीचे भी एक काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है जहाँ से हम लोग ड्रिलिंग करके पानी निकालते हैं, फिर तेल निकलता है और फिर जो कुछ निकलता जाता है आखिर में कोर आ जाती है। तो इतना हाई टेम्परेचर क्यों 4 बिलियन साल बाद भी? 3 वजह है इसकी। एक है रेजिडुअल हीट फ्रॉम प्लानिटरी फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास प्लानट बनी थी उस टाइम कोलिजन्स हुई थी, इसके बाद अजीब किस्म की चीज़ें आगे टकराती थी, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें ग्रेविटी ने अपने अंदर खींच ली, ग्रेविटी की वजह से अंदर चली गई और उसकी वजह से वो हीट ट्रैप हुई हुई है। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड पोटाशियम इन द मेंटल एंड कोर। हमारे पास जो उसका मेंटल है, यानी कि ये भी अर्थ के अंदर का एक हिस्सा होता है, बहुत ही रॉक किस्म का सख्त रॉक होता है, ये सॉफ्ट रॉक होता है बाय द वे। यूरेनियम, थोरियम और पोटाशियम वगैरह ये जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये हर टाइम डिके होते रहते हैं, यानी डिके का मतलब है टूट रहे हैं टूट रहे हैं टूट रहे हैं, हीट दे रहे हैं हीट दे रहे हैं हीट दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला ग्रेविटेशनल प्रेशर, ये जो प्रेशर है ग्रेविटेशन का, इसने अपने अंदर मटेरियल्स को दबा के रखा हुआ है, हीट को अपने अंदर रखा हुआ है, हीट खींची हुई है, अर्थ ने अपने अंदर खींच के रखी हुई है, जिसकी वजह से हीट, हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं अंदर सारी हीट है वो बाहर नहीं निकल पा रही, बाहर निकलेगी तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन ना ही निकले चंगी कर ले। पर दीज ऑन गोइंग प्रोसेसेस इंश्योर दैट Earth's core remain molten and hot even billions of years later। ये प्रोसेसेस जो है हमारे पास क्या है कि ये अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म किए हुए हैं, 4 अरब साल गुजर गए लेकिन अर्थ अभी तक गर्म है, ग्रेविटी की वजह से। और किस वजह से कि रेडियो एक्टिव डीके जो मटेरियल्स हैं इसके अंदर उसकी वजह से, और जो हीट इसके अंदर है उसकी वजह से। हाउ आर टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म, टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से फॉर्म हुई और क्या काज करता है उनको कि ये मूव करती हैं, इनकी काजेज बताओ, इनके इफेक्ट्स बताओ। टेक्टोनिक प्लेट्स लार्ज सेक्शन है अर्थ का लिटोस्फीयर, अर्थ का एक पार्ट है, उसका एक बहुत बड़ा सरफेस है ये, जो कि हमारे पास सेमी ल्यूकेट के ऊपर तैरती रहती हैं। ये सेमी ल्यूकेट है, एस्टेनोस्फीयर नीचे ही है ज़मीन के अंदर, उसके ऊपर ये तैरती रहती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, और ये हमारे पास कब फॉर्म हुई थी, जब हमारे पास दे वर फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अर्थ आउटर शेल। जब हमारे पास जो अर्थ का आउटर शेल है, यानी कि इनर शेल तो गर्म है, जो ऊपर वाला ठंडा हुआ था आउटर शेल, तो ये कूल हो गया था, इसकी वजह से हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स बन गई थी। ओके, मूव क्यों करती हैं, जल्जले वगैरह आते हैं, क्या वजह है? मेंटल कन्वेक्शन, हॉट मैग्मा इसके अंदर बढ़ता है, हॉट मैग्मा गर्म, ठीक है, और कूलर मटेरियल नीचे चले जाता है, यानी कि नीचे से गर्म हुई चीज़ ऊपर आ जाती है, हॉट मैग्मा ऊपर आ जाएगा, ठंडा नीचे चले जाएगा, जिसकी वजह से प्लेट्स ड्रैग होती हैं, यानी कि ड्रैगिंग, हिलती हैं। स्लैप पुल, डेंस सबडक्टिंग प्लेट्स पुल द रेस्ट ऑफ द प्लेट अलोंग,
यानी कि जो डेंस प्लेट है वो दूसरों को भी अपने साथ खींचती है, स्लैब पुल इसको कहते हैं। फिर रिजिड रिज पुश, मैग्मा और मिड ओशन की जो रिजेस हैं उसको पुश करती हैं प्लेट्स को कि हट जाओ, अपार्ट, पुश अपार्ट, उनको एक दूसरे से फाड़ती हैं, इसको कहते हैं रिज पुश। ठीक है, चंद चीज़ें हैं ये। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे बड़ा इफेक्ट ये कि अर्थक्वेक आता है, यानी कि काज्ड बाय द स्ट्रेस रिलीज एज प्लेट्स ग्राइंड और कोलाइड। जब प्लेट ग्राइंड होंगी यानी कि एक दूसरे से हटेंगी, या कोलाइड एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उसके साथ अर्थक्वेक आएगा। वोल्केनोज आते हैं फॉर्म्ड एट सबडक्शन जोन्स और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। वोल्केनोज हमारे पास कब आते हैं? जब हमारे पास ये हमारे पास ऐसे जोन्स में होती हैं जहाँ पर ये डाइवर्ज हो जाती हैं, अब एक दूसरी बाउंड्री से टकराती हैं। ठीक है, डाइवर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर घुसती हैं, उसकी वजह से वोल्केनोज आती है, फटती हैं, यहाँ से एकदम लावा निकलता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, उसकी वजह से क्या है कि लावा निकलेगा। वो एक माउंटेन की बिल्डिंग्स इसी वजह से बनती है। जब प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो माउंटेन्स भी इसी वजह से बनती है, यानी एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ती गई तो बड़ी बड़ी माउंटेन्स बन गई। तो ये सब भी माउंटेन की जो बिल्डिंग्स हैं ये भी इसी वजह से बनती हैं। देन न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, और ये भी 6 हैं, 6 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी देखना है एक एक करके। कहता है कन्वर्ट, अच्छा कहता है कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि 4180 जाउल्स पर केजी पर केल्विन को हम लोगों ने जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो देखो जो हमारे पास केजी में गिवन है, तो हम लोग अगर ग्राम में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको 1000 से, यानी कि 4180 को अली हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 418 आ जाएगा। तो जाउल्स पर ग्राम पर सेल्सियस में आ जाएगा ये हमारे पास। और यूनिट जो है वो हमारे पास सेम है, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस सेम होते हैं, तो वो हम लोग जो मर्जी लिख लो, खाली 1000 से डिवाइड करना, आंसर आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg of water to increase its temperature by 50 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फाइंड करनी है, तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। मैथ कितना है 25, तो 25 लगाया। सी हमारे पास जो पानी का सी होता है वो 4180 होता है, तो वो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन इतना ही होता है, याद रखना आप लोगों ने। और टेम्परेचर 50 है तो वो लगाया, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ रहा है 5225,000 जाउल्स, जिसको हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास 6 यहाँ पर यूनिट्स हैं, यानी कि 6 यूनिट्स जो है वो मेगा के इक्वल होते हैं। तो 5.25 हमारे पास मेगा जाउल्स आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ आई? दोबारा बताऊँ किस तरह से आया, देखो 5225,000 0.0 लगा दो खुद से। अब 6 डिजिट्स पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे तो 5.25 बन जाएगा इंटू 10⁻6। 10⁻6 का मतलब होता है मेगा, मेगा जाउल्स आ जाएगा। गॉट इट फ्रॉम द मीन ऑफ द हार्ट। ओके, कहता है एक 0.5 kg ब्लॉक ऑफ अननोन मेटल इज हीटेड। एक अननोन मेटल है, उसको हम लोगों ने हीट किया है, एक ब्लॉक है 0.5 kg का, उसको हम लोगों ने हीट किया 30 डिग्री से 80 डिग्री पे लेके, और 19 किलो जाउल्स की एनर्जी हम लोगों ने उसमें यूज़ की है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो ये बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो, तो उसका फार्मूला सेम है, यानी कि MC डेल्टा T। हीट एनर्जी उसने हम लोग को दे दिया, यानी कि 19 किलो जाउल्स, किलो का मतलब होता है पावर 10⁻3, यानी कि 19 के साथ 3 0 और लगा सकते हैं, तो ये 19,000 जाउल्स आ गया। और मैथ्स हम लोग को गिवन है, ये देखो मैथ्स कितना गिवन है 0.5, तो वो 0.5 लगाया। सी हम लोगों ने फाइंड करना है हीट कैपेसिटी, तो सी वैसे ही रहेगा। डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल है 80, उसमें से 30 निकाल दिया, तो 80 माइनस 30 50 होता है, वो वैसे ही सी वैसे ही 0.5 वैसे ही 19,000 वैसे ही। 50 को मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 25, और 19,000 के नीचे जाकर 25 को डिवाइड कर दिया तो 760 जाउल्स पर केजी पर केल्विन आ जाएगा। ओके, आगे हम लोगों ने फाइंड करना है एडिशनल हीट नीडेड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 125। अब हम लोगों ने उसका टेम्परेचर चाहते हैं कि हम लोग 125 तक चले जाए, 80 से 125 तक। तो सी हम लोग को पता चल गया ऑलरेडी 760 है, और 0.5 जो ऑलरेडी है वो हम लोग को पता है इसका क्या मैथ है, तो मैथ की जगह पर 0.5 लगाएंगे, सी की जगह पर 760, और टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, 125 में से 80 निकाला, फाइनल में से इनिशियल निकाला, तो 45 सबको मल्टीप्लाई करो तो 17,100 जाउल्स, यानी कि 17.1 किलो जाउल्स हमारे पास आ जाएगा। 17,100 से मुराद ये है कि 0.0 यहाँ पर लगाओ और 3 पीछे चले जाओ, 1 2 3, तो 17.1, और ये जो 3 है इसका मतलब होता है 10⁻3, इसको कहते होते हैं किलो, ठीक है, तो किलो आ जाएगा साथ में, किलो जाउल्स, 17.1 किलो जाउल्स। आगे कैलकुलेट द टेम्परेचर चेंज ऑफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग 8.4 मेगा जाउल्स। टेम्परेचर फाइंड करो, टेम्परेचर चेंज को फाइंड करो।
यानी कि डेल्टा टी फाइंड करना है। डेल्टा टी से मुराद है टेम्परेचर चेंज। 5 लीटर ऑफ पानी का जो है हमारे पास 8.4 मेगा जाउल्स की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। 5 लीटर्स का मतलब होता है 5 किलो। और एनर्जी कितनी है 8.4 मेगा जाउल। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, यानी कि 8.4 के साथ 6 जीरो और लगा सकते हैं। असल में लाइक 8.4 है, लाइक 84 लिख के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप दोबारा आएंगे तो ये 6 तक आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए मेगा लिखते होते हैं उसको। बाकी कैपेसिटी ये है ना पानी की जो है वो हमारे पास सेम होती है 4200। और क्यू इज इक्वल टू एम सी। डेल्टा टी फाइंड करना है, डेल्टा टी फाइंड करना है। इसमें क्यू दिया हुआ है यानी कि 84 5 दफ़ा 0, और मैथ्स 5 kg है। और सी हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 4200 होता है पानी का, हम लोग को पता होना चाहिए। डेल्टा टी हम लोगों ने फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जाके इसको इससे डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। What will be the final temperature of the mixture, assuming no heat loss to the surroundings and container? Use specific heat capacity of water is 4200 joules per kg per Kelvin और 4.2 joules Kelvin kg में दिया हुआ। अच्छा कहता है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर 100 ग्राम ऑफ पानी है और 80 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोगों ने मिक्स किया। 200 ग्राम पानी को हम लोगों ने मिक्स किया 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 100 ग्राम ऑफ पानी को हम लोगों ने 80 डिग्री सेल्सियस में मिक्स किया है। किसके साथ? 200 ग्राम पानी के साथ, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर था। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? अब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? यानी कि पहले एक 80 वाले को हम लोगों ने 20 वाले के साथ किया। 100 ग्राम पानी था 80 डिग्री पर, उसको हम लोगों ने मिक्स किया 200 ग्राम पानी के साथ जो 20 डिग्री पर था। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इस मिक्सचर का? हम लोग एज्यूम करते हैं कोई हीट लॉस नहीं हुई, अराउंड सराउंडिंग में बाहर नहीं गई और कंटेनर के अंदर भी कोई हीट नहीं गई। हीट कैपेसिटी हम लोग को पानी की पता होनी चाहिए 4200 जाउल्स पर kg पर केल्विन या 4.2 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो हम लोगों ने इसमें फाइंड क्या करनी है? हीट एनर्जी फाइंड करनी है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है बल्कि। तो देखो अगर हम लोग फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं फाइनल टेम्परेचर कैलो टी है, तो हीट लॉस कितनी हुई है पानी के अंदर और हीट गेन कितनी हुई है कोल्ड वाटर के जरिए, तो ये हम लोगों ने देखना है। हम लोग कहते हैं हीट लॉस बाय द हॉट वाटर एंड हीट गेन्ड बाय द कोल्ड वाटर। तो जो हॉट वाटर है, गर्म पानी यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस वाला, उसके अंदर हमारे पास 100 ग्राम पानी है, वो 100 हम लोगों ने लिखा। और ये 4.2 क्या है? ये 4.2 हमारे पास जो है, ये हमारे पास है हीट एनर्जी जो हम लोगों ने लिया है। 4.2 ले लिए, साथ में 4.2 लगाया और 100 उसका पानी था, तो गर्म पानी का इसलिए 100 और 80 हम लोगों ने लगाया क्योंकि 80 टेम्परेचर पर था। इनिशियल टेम्परेचर उसका, फाइनल टेम्परेचर उसका 80 था। माइनस टी से मुराद है कि हम लोगों को नहीं पता कि फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, शुरू वाला टेम्परेचर इसका क्या था, माइनस टी कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर पर आते हैं। हीट गेन्ड पर आते हैं तो 200 ग्राम का पानी है, 4.2 सेम रहेगा क्योंकि पानी के लिए 4.2 होता है। अब टी माइनस 200 कर देंगे क्योंकि हम लोगों को इसका इनिशियल टेम्परेचर पता है कि अभी तक 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता कि किस टेम्परेचर पर जाएगा। अब हम लोगों ने असल में टी फाइंड करना है, तो 4.2 को दोनों साइडों से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यानी कि दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 इंटू ये दोनों चीज़ें यहाँ से बच जाएंगी और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बच जाएंगी, तो वो हम लोग वैसे लिख दी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 को 80 के साथ भी और टी के साथ भी, तो 8000 और माइनस 100 टी, यहाँ से 200 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर बड़े मज़े का काम करना है। 8000 वैसे ही है, यहाँ पर 4000 दोनों को ऐड किया और वहाँ पर 200 वैसे पड़ा तो माइनस 100 वहाँ पर गया, 300 बन गया। और 8000 और 4000 को ऐड किया तो 12000, यहाँ पर 300 टी है तो वो वैसे ही आ गया। 12000 के नीचे हम लोगों ने डिवाइड करना है 300 को, तो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस इसका जो है हमारे पास आंसर है जो कि हम लोगों ने निकाला है। जो कन्फ्यूजिंग चीज़ लग रही होगी वो आप लोगों को ये लग रही होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर 80 माइनस टी क्यों किया और यहाँ पर टी माइनस 20 क्यों किया। देखो हमारे पास वो हॉट वाटर था, उसका हम लोगों को पता है कि फाइनल टेम्परेचर उस हॉट वाटर का 80 ही है। इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोग को इसका फाइनल टेम्परेचर पता है, नहीं पता कि ये किस टेम्परेचर तक जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है ये ठंडा है, ये जो है ना 20 तक गया है बस। ठीक है, तो एक में 80 माइनस टी लिखा है और एक में टी माइनस 20 लिखा है, इसलिए हम लोगों ने इसमें लिखा है। ओके, तो आसान सा था ये। क्वेश्चन 6 करते हैं।
MCQ न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कहता है एक 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 110 डिग्री सेल्सियस। एक 200 ग्राम का अननोन सॉलिड सिलेंडर, उसको हम लोगों ने हीटअप किया 110 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर हम लोगों ने उसको एक कैलोरीमीटर में रख दिया। कैलोरीमीटर हीट को मेजर करने का एक आला होता है, जिसका 200 ग्राम पानी था और वो 20 डिग्री सेल्सियस पर था। कैलोरीमीटर का मास 60 ग्राम है और स्पेसिफिक हीट उसकी 0.9 जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का यानी कि सॉलिड वाटर एंड कैलोरीमीटर का 35 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग कहते हैं कोई हीट भी बाहर नहीं निकली सराउंडिंग से, तो हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है सॉलिड की। तो ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है, यहाँ पर सॉलिड की फाइंड करनी है। ठीक है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। 200 ग्राम हम लोग को पीस दिया गया सॉलिड सिलेंडर का, जिसको हम लोगों ने 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। उसी की हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो देखो सेम हम लोगों ने काम करना। अब हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं, एक दफ़ा दोबारा इसको देखेंगे ताकि तो हम लोगों को सही तरह समझ आए और अच्छे से समझो इसको। रंग ज़रा बदलाइए। अच्छा, 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर है। 200 ग्राम का पीस है एक अननोन सॉलिड सिलेंडर का, 200 ग्राम उसका वजन है। उसको हम लोगों ने 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है और फिर हम लोगों ने उसको रख दिया कैलोरीमीटर के अंदर, जो कि जिसके अंदर 200 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। कैलोरीमीटर का मास हम लोग को गिवन है 60 ग्राम और हीट स्पेसिफिक हीट उसकी 0.9 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का 35 डिग्री सेल्सियस पर है। हम लोग कहते हैं कोई हीट लॉस नहीं हुई, तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करो सॉलिड की फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो हीट लॉस बाय सॉलिड, कितनी हीट लॉस की सॉलिड ने, क्योंकि कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, वहाँ पर पानी है, तो उसको कोई ना कोई हीट देगा वो। कैलोरीमीटर के अंदर पानी का जो था वो 200 ग्राम पानी, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, जबकि जो सॉलिड्स का सिलेंडर है वो 200 ग्राम का और उसकी हीट अप हुआ है 110 हुआ है, तो वो हीट निकालेगा, वो कैलोरीमीटर को देगा हीट ऑब्वियसली। हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन्ड, और पानी ने कितनी हीट ली और कैलोरीमीटर ने कितनी हीट ली, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर बनेगा। तीन चीज़ें हैं इसलिए। तो पानी का जो हमारे पास मैथ्स है वो तो 200 होगा, मैथ्स तो आ जाएगा वैसे, यानी कि MC∆T फार्मूला होता है, याद रखना है, तो वही यूज़ हो रहा है तीनों फॉर्म्स के अंदर। तो मैथ्स तो हमारे पास 200 आ गया। सी हमारे पास वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें सॉलिड का सी नहीं पता, वही तो मालूम करना है। टेम्परेचर हम लोग को पता है कि जो टेम्परेचर था सॉलिड का वो 110 है। 110 में से हम लोगों ने -35 कर दिया, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर हम लोग को पता चल गया था कि वो 35 हो गया था टेम्परेचर, तो 110 में से 35 निकाल दिया। अब हम लोग आते हैं पानी पर। पानी का मैस हम लोग को जो गिवन है वो भी 200 ग्राम है। तो पानी का मैस भी कितना गिवन है, 200 ग्राम पानी है, वो भी 200 ग्राम गिवन है। और 4.2 है इसका हमारे पास, पानी का 4.2 होता है जो है ना MC∆T। तो सी जो है मैस पानी का कितना होता है, 4.2 होता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, पानी का स्पेसिफिक हीट 4.2 होती है, मैं बताया हुआ अभी आप लोगों को, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये इतनी ही होती है। फिर फाइनल टेम्परेचर जो था पानी का वो 35 हो गया था। इनिशियल टेम्परेचर कितना था पानी का, कितना था इनिशियल टेम्परेचर पानी का था हमारे पास 20 डिग्री। ठीक है, ये देखो गिवन है 20 डिग्री था, प्लस हीट गेन बाय कैलोरी मीटर। अब हीट कितनी गेन की कैलोरी मीटर ने, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। तो हीट कितनी गेन की, मैस कितना है उसका कैलोरी मीटर का, देखो 60 है, तो एम की जगह पर आ जाएगा 60, और बाकी सी जो ऑलरेडी हम लोग को गिवन है 0.9 है कैलोरी मीटर का, तो वो डाला। बाकी कैलोरी मीटर का भी फाइनल टेम्परेचर सबका जो है 35 है, तो 35 हो गया। -20 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कैलोरी मीटर का कितना था, 20 था, तो वो हम लोगों ने 20 डाल दिया। अब हम लोगों ने खाली सी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, 110 - 35 75 होता है, तो 200 सी 35 यहाँ पर आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 35 में से 20 निकाला और 15 बचता है, तो 15 को मल्टीप्लाई किया 4.2 के साथ, 20 यहाँ पर, इन सबको किया आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, सारा कुछ इनमें किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई ऐड किया, तो ये यहाँ पर बन जाएगा 12,600, यहाँ पर 810, और ये 15,000 सी आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोगों ने खाली सी निकालना है, याद रखना खाली सी निकालना है। इन दोनों को ऐड किया और सी को जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, सी को डिवाइड कर दिया किसके साथ, 134 110 के नीचे डिवाइड कर दिया 15,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.894 जाउज। ठीक है, जाउज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तुम छोड़ दो, ये जो भी लिखा हुआ है इसको ना देखो। ठीक है, तो 0.894 जाउज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आ गया। या अगर हम लोग इसको केजीज़ में लिखना चाहें, जाउस को पर केजी डॉट केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं,
1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं खाली, ठीक है, ग्राम से अगर जाना हम लोगों ने केजीज में 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 894 जूल्स पर केजी पर केल्विन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, देख लो, सही आंसर आ गया। ओके, आगे है जी थर्मल एनर्जी, आखिरी हमारे पास न्यूमेरिकल है इसमें आएगा, आखिरी है। कहता है एक हॉट स्टील रॉड है, हॉट स्टील रॉड, उसको हम लोग ने कूल किया है बाय प्लंजिंग इट इनटू कोल्ड वाटर, पानी के अंदर डाल के, ठंडे पानी के अंदर, वो गर्म था हॉट, उसको पानी के अंदर डाला, जैसे कि फिगर के अंदर भी दिखा रहा है, कह रहा है। तो कहता है जो स्टील रॉड है उसका मैस है 3 kg और उसका इनिशियल टेम्परेचर है जी 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस उसका हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, मैस उसका 3 kg, उसको ठंडे पानी के अंदर डाला और 50 डिग्री तक वो कूल हो गया जब हम लोगों ने उसको पानी के अंदर डाला। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टील की होती है 460 जूल्स पर केजी, ठीक है, पर केल्विन। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी हीट लॉस बाय द स्टील रॉड एज इट कूल्स बाय 50 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट उसने लॉस की वो बताओ जब वो 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो गया, उसका टेम्परेचर 450 तो 50 तक जो है ना वो चला गया, कूल हो गया वो, यानी कि 450 से खाली इसने 50 लूज़ किया, ज़्यादा नहीं किया। तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मैस उसका हमें 3 किलो गिवन है, स्पेसिफिक हीट हम लोग उसने दी हुई है 460 दी हुई है स्टील की, टेम्परेचर उसने कहा है कि पहले 450 था और फिर उसमें से हम लोगों ने 50 निकल गया, तो मल्टीप्लाई करो 450 इंटू 50 में निकालो 400 आ जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 552000 ग्राम जाउज आ जाएगा। तो 552 किलो जाउज, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, 552000 पॉइंट यहाँ पर लगाओ तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तो 552 इंटू 10⁻3, 10⁻3 का मतलब होता है किलो, 552, ठीक है, किलो जाउज आ जाएगा, यही इसका आंसर है 552 किलो जाउज। और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है जिससे मेरा सही दिमाग ख़राब किया है, और बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया, यहाँ से नहीं आया तो वहाँ से दोबारा देखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, इसमें कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस किए, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन किए, लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन किए, न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस किए, सब कुछ कर दिया, पूरी एक्सरसाइज कवर करा दी A to Z। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस चैप्टर की 3 वीडियोज़ हैं टोटल में, एक के अंदर 10.1 किया, एक के अंदर बाकी जितना रह गया था वो किया, और थर्डली एक्सरसाइज किया, और पूरा चैप्टर तुम्हारे पास ये ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।